सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ आज। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं प्लांट फिजियो से। और प्लांट फिजियो तो फर्स्ट चैप्टर है फोटोसिंथेसिस। आइए स्टार्ट करते हैं। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में आइए स्टार्ट करते हैं। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में आते हैं एंजियो एंड जिम्नो। बट दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी द फोटोसिंथेसिस इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, तो फ्लावरिंग प्लांट्स में बहुत आते हैं एंजियो एंड जिम्नो, बट यार मेनली फोकस रहेगा हमारा इस चैप्टर में एंजियोस्पर्म पे। ठीक है, अब इसमें स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर ऑटोट्रॉप्स? देयर आर ऑटोट्रॉप्स। What are autotrophs? The green plant make or synthesize their food they needed through photosynthesis are therefore all autotrophs. बाकी इस पैराग्राफ में उतना कुछ इम्पोर्टेंट खास नहीं है, ये सब भी प्रोसेस एक्सपेरिमेंट है और इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यू हैव कैरी आउट एक्सपेरिमेंट लुकिंग सच टाइप इन टू लीव्स, वेरीगेटेड लीव्स, ये पार्शली कवर्ड लीव्ड, ब्लैक पेपर्स, टेस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, वेरीगेटेड लाइट एक्सपोज लीव्स। पार्शली इसमें दो है, एक वेरीगेटेड लीफ है और एक लीफ, और द लीफ पार्शली कवर्ड विथ ब्लैक पेपर्स एक्सपोज लाइट। तो सनलाइट की प्रेजेंस में इसमें स्टार्च सिंथेसिस होता है जो आयोडीन टेस्ट को पॉजिटिव कर देता है अगर जिस पोर्शन में कवर नहीं किए हैं। फोटोसिंथेसिस अकर इन ग्रीन प्लांट, और इससे पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस है वो ग्रीन प्लांट ऑफ द लीव्स में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में होता है। अनदर ये इम्पोर्टेंट है अनदर इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, इसको बोलते हैं मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट ये टेस्ट करता है, KOH सॉल्यूशन होता है सोप्रीन कॉटन जो CO2 को ऑब्जर्व कर लेता है। तो इसमें ये आयोडीन स्टार्च टेस्ट, स्टार्च प्लस आयोडीन टेस्ट, तो इससे हो जाएगा, कलर हो जाएगा ब्लू। ये क्या करता है, CO2 इम्पोर्टेंट होता है इसमें, CO2 इम्पोर्टेंट। अनदर एक्सपेरिमेंट है इंटरेस्टिंग, जैसे प्रोस्टले, और इतना कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये इम्पोर्टेंट है, इन्होंने 1774 में डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन किया था। और ये जो बेल जार एक्सपेरिमेंट है इसमें यही शो करता है कि ये CO2 रिलीज करेगा रेस्पिरेशन के थ्रू, तो O2 यहाँ कम होगा जिससे बर्निंग कैंडल क्लोज हो जाता है। इसी एक्सपेरिमेंट को दिखाता है। और इसमें है कि वो प्लांट तो ऑक्सीजन रिलीज करता है जिससे ऑक्सीजन मेंटेन रहता है, तो कैंडल जलते रहता है। ये इसी एक्सपेरिमेंट में इन्होंने लिखा है। जोसेफ प्रिस्टले हाइपोथेसिस फॉलोज। क्या है हाइपोथेसिस? प्लांट रिस्टोर द एयर वाट एवर द ब्रीदिंग एनिमल और बर्निंग कैंडल रिमूव। और एक और साइंटिस्ट है हमारे जैन इंजन, इन्होंने शो किया था सनलाइट इज एसेंशियल फॉर प्लांट प्रोसेस टू समहाउ प्यूरिफाई एयर्स फाउल्ड बाय बर्निंग कैंडल और ब्रीदिंग। इनका हाइपोथेसिस को उन्होंने बताया है बस। इनका एक्सपेरिमेंट था वाटर में बबल जो आते हैं स्मॉल, ओनली ग्रीन प्लांट से आते हैं, O2 बबल कम फ्रॉम कुड रिलीज ऑक्सीजन, जो वाटर में बबल दिखते हैं। और हमारे अगले साइंटिस्ट हैं जूलियस वॉन सैक। 1854, ये याद रखिएगा। जूलियस वॉन सैक 1854। और इन्होंने एक है न्यू प्लांट एंड न्यूट्रिशन चैप्टर में 1860 हाइड्रोपोनिक्स का डिस्कवरी इन्होंने किया था।
और इन्होंने बताया था कि एविडेंस किया था, प्रोवाइड एविडेंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज इन वेयर प्लांट ग्रो। ग्लूकोज इज यूजुअली स्टोर एज स्टार्च। लेटर स्टडी शो दैट ग्रीन सब्सटेंस, जिसको हम क्लोरोफिल जानते हैं अभी, इज लोकेटेड इन स्पेशल बॉडी कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। और विद इन द प्लांट सेल ही फाउंड दैट द ग्रीन पार्ट इन द प्लांट वेयर ग्लूकोज इज मेड एंड द ग्लूकोज विल स्टोर एज स्टार्च। जो ग्लूकोज है वो यूजुअली स्टार्च होता है। और जैसा कि हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था, चैप्टर 3 एल्गी में, वो क्लोरोफाइसी में, उसमें आपने पढ़ा होगा पायरेनोइड्स। पायरेनोइड्स क्या होते हैं? पायरेनोइड्स होते हैं प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। और वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जैसा कि बताया हमने, जूलियस बोर्नसैक ने बताया है कि ये स्पेशल बॉडी में होते हैं। स्पेशल बॉडीज, ये स्पेशल बॉडी, तो इसको हमने क्लोरोप्लास्ट का, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं पायरेनोइड्स, जो प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। ओके, नाउ कंसिडर इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट ऑन बाय टी इंगलमान। इन्होंने इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट इंगलमान, इन्होंने इनके एक्सपेरिमेंट को हम एक तरह से स्प्लिट एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हैं। अगर एग्ज़ाम में अगर स्प्लिट स्पेक्ट्रम के नाम से आए तो कंफ्यूज नहीं होना है हमें। स्प्लिट स्पेक्ट्रम एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हैं हम लोग। जैसे कि जानते हैं आपने 2019 में इससे क्वेश्चन आया हुआ है। और इन्होंने एक प्रिज्म को लिया, प्रिज्म से वाइट लाइट पास हुआ, जिससे डिफरेंट कलर आ गए, भी और कलर में भी YOR बिगोर कलर। और इन्होंने इसको पढ़ते हैं, यूजिंग ए प्रिज्म ही स्प्लिट लाइट इनटू स्पेक्ट्रिकल कंपोनेंट एंड इल्यूमिनेटेड ग्रीन एल्गा। और इन्होंने जो एल्गा इस्तेमाल किया था, उसका ग्रीन एल्गा, उसका एक नाम था क्लेडोफोरा, बेस्ड ऑन प्लेस इन द सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। तो इन्होंने शायद देखिए स्ट्रिप लिया होगा क्लेडोफोरा का एक स्प्लिट एक्सपेरिमेंट में, और इन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया का सॉल्यूशन में रख दिया। अब इसमें एरोबिक बैक्टीरिया का सॉल्यूशन है। अब पूछा जाएगा इससे क्वेश्चन ये आएगा कि मैक्सिमम बैक्टीरिया कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड होंगे? तो मेनली वो होंगे ब्लू रीजन में, ब्लू और रेड रीजन में मैक्सिमम बैक्टीरिया एरोबिक बैक्टीरिया होंगे। इससे टेस्ट हो जाएगा। ओके, he used to detect the site of O2 evolution। और इससे हमें O2 साइट का एवोल्यूशन, जो एरोबिक बैक्टीरिया है वो उनको ऑक्सीजन चाहिए, तो वो इस साइट पे रेड ब्लू रीजन में और रेड रीजन में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होंगे। ये ऑब्जर्व द बैक्टीरिया एक्यूमुलेट मेनली इन द रीजन ऑफ ब्लू और रेड लाइट स्प्लिट। ओके, फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज डिस्क्राइब्ड। उन्होंने पहली बार फर्स्ट टाइम द एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस वेर डिस्क्राइब। इट रिजेंबल रफली विद द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल। और ये रिप्रेजेंट करता है रफली एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल A and B। By the middle of the 19th century, the key feature of plant photosynthesis were known, namely the plant could use light energy to make carbohydrates from CO2 and water. The empirical equations representing total photosynthesis for oxygen evolving organisms were understood. एक अनदर साइंटिस्ट है हमारे
इन्होंने स्टडी किया पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया डेमोन्स्ट्रेटेड एट फोटोसिंथेसिस एंड लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस। इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि जो फोटोसिंथेसिस है वो एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन फ्रॉम सुटेबल हाइड्रोजन डोंट ऑक्सीडाइज कंपाउंड रिड्यूस टू कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। और ये एक रिडक्शन प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। एक इन्होंने बताया कि फोटोसिंथेसिस है एक रिडक्शन का प्रोसेस है। उसमें जो डोनर क्या होता है, डोनर होता है H2S इन केस ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया, और वाटर जो होता है इससे सल्फर बनता है, लास्ट में प्रोडक्ट रिड्यूस होकर और इसमें ऑक्सीजन निकलता है। और तो फिर हमें पता है कि जब रिडक्शन जो प्रोसेस है वो एनर्जी रिक्वायरमेंट मांगता है। तो फोटोसिंथेसिस एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा या एंडो, तो एंडो हो कहेंगे हम। इसमें एटीपी चाहिए, इस रिएक्शन के लिए हमें एटीपी चाहिए, एटीपी इसमें एनर्जी लग चाहिए। तो ये रिएक्शन इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। 6CO2 से 12H2 लगता है, और ट्रिक याद कर लेंगे कि CO2 हाफ होता है 1:2 के रेशियो में 6, ये 6 से 1:2 के रेशियो में, जिससे ग्लूकोज बनता है, फिर वाटर बाई प्रोडक्ट और ऑक्सीजन। ये हमें याद रखना है। 6 से 6 याद रखेंगे, 6 वाटर 6 O2 मोलिक्यूल रिलीज होते हैं। ओके ये भी याद रखना है हमें कि in green plant H2O is a hydrogen donor and is oxidized to O2। जो H2O है वो हाइड्रोजन डोनर है और उसका ऑक्सीडेशन होता है तो O2 रिलीज होता है, एंड ऑर्गेनाइज टू रिलीज O2 ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस व्हेन H2H इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन डोनर फ्रॉम पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, जैसे मैंने बताया आपको। The oxidation product is sulfur or sulfate. The oxidation product is sulfur or sulfate, depending on the organism and not on the O2. Hence infer that the O2 evolve जो होता है, इससे प्रूफ होता है कि जो O2 evolve होता है वो कम फ्रॉम H2O और नॉट फ्रॉम CO2। ये हमें याद रखना है। O2 जो रिलीज होता है O2 वो आता है वाटर से। इसे हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि फोटो लाइट रिएक्शन में। ओके, दिस वाज लेटर प्रूव बाय यूजिंग रेडियो। तो लेटर हमें प्रूफ हो गया कि हमने प्रूफ किया रेडियो आइसोटोप टेक्निक से द करेक्ट इक्वेशन दैट वुड रिप्रेजेंट द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, और ये एग्ज़ाम में आज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि जो है फोटोसिंथेसिस इज ए सिंगल स्टेप और मल्टी स्टेप। तो हमें याद रखना है फोटोसिंथेसिस है वो मल्टी स्टेप प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक है वेयर डज द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। फोटोसिंथेसिस कहाँ पे टेक्स मतलब कहाँ पे होता है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस जैसा कि हमने पढ़ा है ग्रीन लीफ, your answer will be the green leaf or in the chloroplast based on your earlier study। जैसा कि आपने चैप्टर 8 में पढ़ा होगा, चैप्टर 8 सेल चैप्टर में। तो उसमें हम मेसोफिल सेल्स में होता है प्लांट्स। तो मेसोफिल सेल्स 20 to 40 पर होते हैं। क्लोरोप्लास्ट होते हैं एक सेल में होते हैं 20 क्लोरोप्लास्ट। और क्लेमाइडो स्पेलिंग मेरा साइड नहीं है, इसको भी आप देख लेना है। क्लेमाइडोनास पर सेल होते हैं 1 क्लोरोप्लास्ट पर सेल। you would recollect from the previous that the mesophyll cells in the leaf have large number of chloroplasts। okay,
म्यूचुअल्स देखिए, जैसे मैंने बताया उसमें पर सेल्स जो होते हैं 20 to 40 क्लोरोफिल एक म्यूचुअल सेल्स में होता है, तो लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे। द म्यूचुअल सेल्स यूजुअली क्लोरोप्लास्ट अलाइन देमसेल्फ अलोंग द वॉल ऑफ द म्यूचुअल सेल्स। तो पहले हम इसको स्टडी कर, ये डायग्राम इम्पोर्टेंट है, अगर डायग्राम में क्वेश्चन आता है वैसे उसको ब्लैंक कर देगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है रिप्रेजेंट करता है सेक्शन ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ सेक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो ये आउटर मेम्ब्रेन है, इसमें इनर मेम्ब्रेन है, इसमें आउटर इनर मेम्ब्रेन है। जो ये ग्रीन कलर का जो दिख रहा है इसको बोलते हैं हम स्ट्रोमा बोलते हैं, और ये इसको ग्रेना बोलते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग ग्रेना बोलते हैं, ग्रेना। और सिंगल को बोलते हैं हम लोग, सिंगल को बोलते थाइलाकॉइड। और जो थाइलाकॉइड जो एक सिक्के की तरह, जैसे सिक्के की तरह कनेक्ट होते जाए तो इसको बोलते हैं पाइल ऑफ कॉइन। एक कॉइन का पिलर तैयार हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेनम। और इसको जो दो ग्रेनम को इंटर कनेक्शन करता है, इस दोनों को बीच के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्ट्रोमा लेमली। ये है जो ब्रिज है, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा लेमली। ओके, और ये जो आपको जलेबी नुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको याद रखिएगा, इसको बोलते हैं हम लोग स्टार्च ग्रेन्यूल उसके। और ये जो डॉटेड है इसको है लिपिड ड्रॉपलेट्स। और जो भी फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है इसी में होता है। और इसको ये जो ग्रेनम है इसमें लाइट रिएक्शंस होते हैं। आइए इसको स्टडी करते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है। मेम्ब्रेन सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ, तो मेम्ब्रेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ग्रेना, स्ट्रोमा लेमली, स्ट्रोमा मैट्रिक्स। देर जगह उसमें क्लियर कट डिवीज़न होता है, जैसे कि हम जानते हैं यूकैरियोट्स होते हैं। उसमें कोई भी अगर क्वेश्चन आया, अगर आपसे समझ में ना हो तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार रखिए, उसमें डिवीज़न ऑफ लेबर होता है। क्योंकि इसमें अलग अलग ऑर्गेनल्स होते हैं जो एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं, और ये फीचर केवल यूकैरियोट्स में पाया जाता है। तो अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए तो उसमें अगर डिवीज़न ऑफ लेबर हो तो उसमें यूकैरियोट ऑप्शन होगा। तो ये नीट में ऐसे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल आते रहते हैं। और जो मेम्ब्रेन सिस्टम है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, द मेम्ब्रेन system is responsible for the trapping of light energy and also for the synthesis of ATP and NADPH. In stroma, the enzymatic reaction synthesize sugar which is turned from starch, और उसमें स्टार्च बन जाता है। लेटर the former set of reaction since they are directly light driven is called light reaction, और इसको फोटो केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। लेटर the latter are not directly light driven and dependent on the product of light reaction ATP, जो light reaction का प्रोडक्ट होता है ATP और NADPH। hence to distinguish the latter they are called by the convention dark reaction, और उनको कन्वेंशन के लिए अपने उसको बोलते हैं डार्क रिएक्शन। ऐसा नहीं है कि वो डार्क में ही होता है, वो लाइट में भी हो सकता है। However, this should not be, देखो ये लिखा हुआ है नेक्स्ट लाइन में, however this should not be constructed to mean that they occur in darkness or that they are not light dependent। ये क्वेश्चन आया हुआ स्टेटमेंट 2015 में, इसको याद रखना है। अब हमारा जो टॉपिक है हाउ मेनी टाइम्स ऑफ पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, और पूछा जाता है कि इसमें कितने पिगमेंट्स होते हैं इन्वॉल्व होते हैं। तो जिससे हम लोग पिगमेंट का पता करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। ये केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा आपको पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें है कि क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन of leaf pigment shows that the color that we see in leaf is not due to a single color but due to a 4 color। इसमें 4 कलर होते हैं।
और इसका ट्रिक है क्रोमेटोग्राफी में इसका कलर आता है बी, इसका ट्रिक से हम बना सकते हैं BGYO। तो जो येलो होता है एक्स, वाई का उल्टा क्या होता है एक्स, तो जेंथोफिल, तो इससे हम ट्रिक बनाएंगे। जेंथोफिल होगा येलो और ऑरेंज, और येलो ऑरेंज होगा, येलो ऑरेंज होगा कैरोटेनॉइड्स, और इधर हो जाएगा क्लोरोफिल ए ब्लू, ब्राइट ब्लू क्लोरोफिल ए। अब से आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, ट्रिक से इजी हो जाएगा। और येलोइश ग्रीन होगा, ये येलोइश ग्रीन होगा क्लोरोफिल ग्रीन। देखिए जो भी है वो कलर बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आता है। जैसे कोई पेपर है, पेपर पे हम लोग स्ट्रिप लेंगे पिगमेंट का, तो वो वेरी करेगा अलग अलग कलर से। ऐसा नहीं होगा कि वो अचानक से कलर गायब हो जाएगा। जैसे यहाँ डार्क है तो ये मान लीजिए ये ब्लू कलर है, तो ये धीरे धीरे इसका फेड होगा। तो जो इस स्पेक्ट्रम में आएगा तो वो येलो ग्रीन या ग्रीन, इसीलिए ये ऑप्शन आ रहा है येलो ग्रीन का। ओके, अब पिगमेंट का पूछेगा, पिगमेंट्स क्या होते हैं। तो पिगमेंट्स आर द सब्सटेंस दैट हैज एन एबिलिटी टू एब्जॉर्ब लाइट एट स्पेसिफिक वेवलेंथ। जो पिगमेंट है हमारे वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पे ही लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे क्लोरोफिल को, दो क्लोरोफिल है, वो सारे अलग अलग वेवलेंथ पे कलर को एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, और showing, देखिए showing the ability to absorb chlorophyll pigment, showing ability to pigment depend absorb by different showing। ठीक है, तो अब हम इसमें ये अगर ये ग्राफ आया तो ये कलरफुल तो नहीं आएगा, पूरा ब्लैक एंड वाइट आएगा आपका पेपर में। तो हमको इसको याद रखना है कि कैसे इसका, तो जब देखिए जो सबसे ऊपर होगा पीक में, सबसे ऊपर पीक में होगा वो क्लोरोफिल बी होगा, जो सबसे ऊपर होगा वो बी होगा, याद रखना है। इसी ट्रिक से याद रखें बी। ओके, और ए उससे नीचे होगा, जो होगा ए, उससे नीचे जो होगा वो होगा ए वेवलेंथ, क्लोरोफिल एब्जॉर्प्शन। और जो हमारा ये इस शेप का आएगा वो हो जाएगा कैरोटेनॉइड्स। सबसे ऊपर क्या होगा वो क्लोरोफिल बी, उससे नीचे ए, फिर कैरोटेनॉइड्स। ओके, अब ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एब्जॉर्प्शन, ये मैक्सिमम, ये ब्लू रीजन आता है, इसको हम रेड रीजन बोलते हैं। अब ये जो है इसमें है कि किस मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किस पे होता है, किस वेवलेंथ पे होता है। तो इसका आंसर होगा, अगर ऑप्शन में वो ब्लू वाइट ग्रीन, तो क्या ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। तो अगर आप कंफ्यूज नहीं होंगे, अगर वाइट दिया है तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा वाइट लाइट पे फोटो, फिर होगा ब्लू, फिर होगा रेड, फिर होगा ग्रीन। तो इसमें आपको अगर वाइट लाइट दे तो मैं वाइट लाइट मैक्सिमम आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप ब्लू टिक करके आ जाएँ, क्योंकि वाइट लाइट जैसे पता है मिक्स ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ वेवलेंथ है, तो बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझदार है। और ये जो है फोटोसिंथेसिस इससे मेजर होता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मेजर बाई फोटो रिलीज। अगर ऑप्शन में हो तो इसको, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको ध्यान रखेंगे। एनसीईआरटी के किसी भी कोने से लाइन आ सकता है, इसको हर पॉइंट को इम्पोर्टेंट है। और सही, इस पैराग्राफ में ज़्यादा कुछ है नहीं। अब पूछा है इसमें भी यही पूछा है कि वो 1-to-1 ओवरलैप क्यों नहीं होता है, और क्लोरोफिल जो है एग्जैक्ट क्यों नहीं होता है, क्या ओवरलैप होता है। तो हम बोलेंगे नहीं, इसका आंसर नहीं। और क्यों, इसका रीज़न क्या होगा, ड्यू टू एसेसरी पिगमेंट, जो अदर पिगमेंट है वो भी डिफरेंट कलर पे एब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए वो बिल्कुल ओवरलैप नहीं करता है जो एक्शन स्पेक्ट्रम है और वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये जो क्वेश्चन है आपको देखा होगा, वो ये कहाँ गया, हाँ, कैन यू से ए कंप्लीट 1-to-1 ओवरलैप बिटवीन
द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल एंड एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो नहीं करता है, क्यों? ड्यू टू एसेसरी पिगमेंट, एसेसरी पिगमेंट, ड्यू टू एसेसरी पिगमेंट के कारण ये नहीं करता है। ओके, ये नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। द ग्राफ टुगेदर शो दैट द मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ब्लू और रेड रीजन। तो ये बताया गया कि मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस कहाँ पर टेक्स प्लेस करते हैं, तो हमारे ब्लू और रेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। सम फोटोसिंथेसिस डज टेक प्लेस अदर वेवलेंथ ऑफ द विजुअल स्पेक्ट्रम। तो क्यों? तो ड्यू टू एसेसरी पिगमेंट। Let us see how this happen. Thus, chlorophyll is the major pigment responsible for trapping of light. Other thallophite pigment like chlorophyll, xanthophyll, carotenoids, which are called accessory pigment, also absorb. देखिए लिखा हुआ also energy light transfer energy to chlorophyll. Instead, they are not enable to. Instead, not only enable a wider range of incoming light to establish to utilize for the synthesis, but also protect chlorophyll from photo oxidation. और पिगमेंट का दो काम है। अगर क्वेश्चन ऑप्शन में आएगा कि पिगमेंट का ऑप्शन में होगा तो दो ऑप्शन सही होगा, जैसे 1 2 3 बोथ सही होते हैं, तो इसमें आ सकता है। तो एसेसरी पिगमेंट का क्या है? वाइड, इसी में टिक कर देते हैं, वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ और प्रिवेंट प्रोटेक्ट क्लोरोफिल फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। इसी को याद रखना है आपको। अब आते हैं व्हाट इज लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन क्या होता है, इससे क्वेश्चन आया हुआ है 2018। लाइट रिएक्शन और फोटोकेमिकल फेज, इसको फोटोकेमिकल फेज भी बोलते हैं। इंक्लूड लाइट एब्जॉर्प्शन, वाटर स्प्लिटिंग। तो इसमें पूछ सकता है कि क्या क्या ऑप्शन दे देगा कि फोटो लाइट रिएक्शन क्या क्या होता है। तो लाइट एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर स्प्लिटिंग होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है, एंड फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स हैं, ATP और NADPH। पी से याद रखना फोटोसिंथेसिस, जो रेस्पिरेशन बनता है वो NADH2 होता है, इसमें पी आ गया। पी से फोटोसिंथेसिस ट्रिक याद रखेंगे। और इसमें दो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, PH1 और PH2 पिगमेंट। और ये PH1 जो है वो नॉट सीक्वेंस है, ये दे आर नेम्ड। अगर क्वेश्चन में आ गया दे आर सीक्वेंस इन द नेम ऑफ डिस्कवरी, नॉट इन द सीक्वेंस विच दे आर फंक्शन ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। तो ये ध्यान रखना इस पॉइंट को। These pigments make photosynthesis more efficient by absorbing different wavelength of light. अब आइएगा कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। इसमें लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होता है, जो वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ को एब्जॉर्व करके एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, सिंगल क्लोरोफिल मॉलिक्यूल रिएक्शन सेंटर जिसको बोलते हैं, और ये अदर जो है सारे पिगमेंट इसको एंटीना मॉलिक्यूल बोलते हैं। जैसे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स मेड अप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल बाउंड टू प्रोटीन। ईच फोटो सिस्टम हैज ऑल द पिगमेंट एक्सेप्ट one molecular chlorophyll forming a light harvesting system and also called antenna. These pigments help to make photosynthesis more efficient by absorbing different wavelength of light. The single chlorophyll molecule from the reaction center, इसमें एक जो सिंगल मॉलिक्यूल होगा वो रिएक्शन सेंटर को फॉर्म करेगा, अदर उसके एंटीना मॉलिक्यूल होंगे जिसको लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, और टोटल को हम लोग बोलेंगे क्या, इस सिस्टम को क्या बोलेंगे, LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। इसमें PH1 है जिसका एब्जॉर्प्शन होता है 680। PH1 जो है वो उसमें होता है 700 वेवलेंथ को विजिबल लाइट ऑफ स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्व करता है, और PH2 जो होता है 680 नैनोमीटर के मैक्सिमम, उससे ज़्यादा वो एब्जॉर्व नहीं कर सकता। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन जैसे हमने वो रेस्पिरेशन में पढ़ा था, उसमें भी रेस्पिरेशन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं। इन फोटो सिस्टम टू द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल एब्जॉर्ब इतना वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट causing electron to excite or to jump
into orbit farther than atomic nucleus. These electrons are picked up by primary electron acceptor and passes through the electron transport system consisting of साइटोक्रोम्स से बने होते हैं, जैसे फिगर में दिखा रहा है। और इसको हम लोग बोलते हैं नॉन साइक्लिक रिएक्शन। जैसे हम क्या बोलते हैं, वो एटीपी बनने को क्या बोलते हैं, फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। PHOS फॉस्फोराइलेशन, इस एटीपी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एटीपी। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन इससे निकला, एक से निकला, वो फर्दर रिटर्न होके जो PS1 PS2 से अगर एक्साइट हुआ है तो वो चेन के ट्रांसफ़र होते हुए वो PS1 में चला गया, तो ये रिटर्न होके नहीं आया, तो इस साइकिल को हम साइक्लिक नहीं बोल सकते हैं, इसको हम जेड स्कीम बोलते हैं। जैसे हम जानते हैं, नेक्स्ट आगे पढ़ें, यहाँ लिखा हुआ है जेड स्कीम। तो ये एक नॉन साइक्लिक प्रोसेस जो लाइट रिएक्शन है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, वो नॉन साइक्लिक है। नॉन साइक्लिक और तो किसके प्रेजेंस में होता है, तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं इसको। और ये कहाँ पे होता है, तो हमारे ग्रेना और थैलाकॉइड में होता है। ग्रेना और थैलाकॉइड्स, ग्रेना और थैलाकॉइड्स, PS2 और 1 इन्वॉल्व होते हैं। अगर ये कितने वेवलेंथ पे होता है, तो 680 नैनोमीटर, क्योंकि फर्स्ट एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से होता है, PS2 का। PS2 कितना नैनोमीटर ऑब्जर्व करता है विजिबल इलेक्ट्रॉन, 680। ओके। और इसका प्रोडक्ट क्या है, इसका प्रोडक्ट है ATP NADPH2। बाई प्रोडक्ट क्या है, ऑक्सीजन। और आगे इसमें जेड स्कीम है, इसमें वही समझाया गया है। द इलेक्ट्रॉन आर नॉट यूज्ड अप as they passes through the electron transport system chain, but as pass from one pigment to a photosystem PS1। इसे बताया गया, इसमें यूज अप नहीं हो जाता है, जो पास हो जाता है। साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द PS1 ऑल्सो एक्साइट, और फिर यहाँ से भी एक्साइट होकर रिसीव राइट लाइट ऑफ, और ये रेड लाइट जब लेते हैं 700 नैनोमीटर का, ट्रांसफर टू अनदर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स that has greater redox potential। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है हमेशा लोअर रेडॉक्स पोटेंशियल से हायर रेडॉक्स पोटेंशियल की तरफ जाते हैं। लो रेडॉक्स पोटेंशियल से हाई रेडॉक्स पोटेंशियल, याद रखेंगे ट्रिक को, इलेक्ट्रॉन है जाता है। तो अगर क्वेश्चन में आ जाए कि जो PS2 है किसका रेडॉक्स पोटेंशियल ज़्यादा है, तो आंसर जाएगा 1, PS1 का ज़्यादा है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। दी इलेक्ट्रॉन्स मूव डाउन हिल अगेन, और फिर ये डाउन हिल अगेन होता है। दिस टाइम ए मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी रिच NADP, मॉलिक्यूल एनर्जी रिच, और ये एनर्जी रिच है। द एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिड्यूस NADPH, और इसका रिडक्शन हो जाता है। ये भी याद रखना है, NADP प्लस है, उसका रिडक्शन होकर NADPH बनता है। द होल स्कीम ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन स्टेयरिंग फ्रॉम PS2 टू अपहिल टू एन एक्सेप्टर डाउनहिल टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टू PS1, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू अनदर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, फाइनली डाउनहिल ड्यूसिंग टू द NADPH इज कॉल्ड जेड स्कीम। और इसी प्रोसेस को हम लोग जेड स्कीम बोलते हैं। ड्यू टू इसका कैरेक्टरिस्टिक शेप, दिस शेप इज फॉर्म व्हेन ऑल द कैरियर आर प्लेस्ड इन ए सीक्वेंस ऑन ए रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल। ओके। अब वाटर स्प्लिटिंग कहाँ होता है, तो पूछेगा वाटर स्प्लिटिंग क्या है, तो कैन यू
यू देन आस्क हाउ डज द PS2 सप्लाई ट्रंक, और भी पूछेगा कि कंटिन्यूसली कहाँ से आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आते हैं कंटिन्यूसली। तो पहले पूछेंगे वाटर स्प्लिटिंग होता क्या है, तो पहला आंसर हमारा होगा ल्यूमेन, इनसाइड द ल्यूमेन। और ल्यूमेन इनर साइड, क्योंकि किसी भी प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाने के लिए कोई बाउंड्री चाहिए या तो इंटर तो इसके अंदर होता है, ल्यूमेन के साइड होते हैं इनर साइड। अगर क्वेश्चन में आएगा और तो आउटर साइड भी होगा ऑप्शन में, लेकिन आपको ल्यूमेन टेक करना है, या इनर साइड ऑफ थैलेकॉइड, ल्यूमेन का टिक कर देंगे, या इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन आंसर होगा। अब ये एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, विथ रिस्पेक्ट टू 1 O2 मॉलिक्यूल कितने वाटर 2 वाटर चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर होते हैं, और 2 NH3 पीएच सिंथेसिस होते हैं, और 8 प्रोटॉन ल्यूमेन में इन UMEN ल्यूमेन में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन फोटो, और एक 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो होते हैं फोटो फॉस्फोराइलेशन। 8 इलेक्ट्रॉन्स 8 प्रोटॉन ल्यूमेन जनरेट होता है, और 8 इलेक्ट्रॉन फोटोलाइसिस। और ये सारे किसके हैं, विथ रिस्पेक्ट टू 1 O2 मॉलिक्यूल याद रखना है। ओके, और ये जो रिएक्शन है ये देखिए इसमें दिया होगा 2H2 मॉलिक्यूल समझाया था मैंने आपको। 2H2 मॉलिक्यूल रिक्वायर होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन फोटोलाइसिस जनरेट होते हैं, और लेकिन वो होते हैं 1 से, तो हमें इसका आंसर हो जाएगा 4 एक O2 मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में 8। और अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है फोटो साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक प्रोसेस। तो अब हमें नोटिस करना है कि साइक्लिक प्रोसेस कब होता है और नॉन साइक्लिक। तो अगर 680 के बियॉन्ड है तो हमारा जो PS2 है वो वर्क नहीं करेगा, तो उसमें हमारा साइक्लिक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और अगर वेवलेंथ 680 के है तो साइक्लिक नॉन साइक्लिक प्रोसेस चलेगा, ये याद रखना है। और ये जो साइक्लिक प्रोसेस है ये कहाँ पे होता है, तो साइक्लिक प्रोसेस होता है स्ट्रोमा लैमली में, जैसे हमने पढ़ाया था आपको थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन जो था, ये स्ट्रोमा यहाँ पे ये इस पोर्शन पे स्टार्ट होता है, साइक्लिक प्रोसेस होते हैं। और ये जो प्रोसेस है इसमें होते हैं नॉन साइक्लिक। अगर लाइट बियॉन्ड आ गए 680 तो होल स्टार्ट साइक्लिक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और साइक्लिक प्रोसेस का अब पूछेगा कि आपसे साइक्लिक प्रोसेस का प्रोडक्ट क्या है, तो हम देखते हैं 221 में आंसर क्वेश्चन आया। द जेड स्कीम बोथ ATP and ADP आर सिंथेसाइज्ड बाय दिस काइंड ऑफ फ्लो। और जैसा कि बताया था हमने कि जो दो सिस्टम है वो कनेक्टेड होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, थ्रू चेन एंड बोथ ATP एंड ADP, और उसमें दोनों बोथ एंड ADP सिंथेसाइज होते हैं, नॉन साइक्लिक प्रोसेस है। और एक बात हमें याद रखना है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो उसके पास कैपेबिलिटी होता है, क्या होता है, तो एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने का फ्रॉम एक्सटाइजेबल सब्सटेंस, और उसको किस फॉर्म में स्टोर करता है, एक बॉन्ड। कोई भी हमारे शरीर में एनर्जी होता है तो वो बॉन्ड के फॉर्म में ही स्टोर होता है, एक फॉर्म से दूसरे बॉन्ड में, एक बॉन्ड टूटेगा दूसरे फॉर्म में। ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस भी एक बॉन्ड टूटना ही है, और वो अलग ATP के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ ATP इंटरमीडिएट करेंसी में स्टोर होता है हमारे बॉडी में। The special substance like ATP carry this energy in the form of chemical bond. The process through which ATP is synthesized by the cell in the mitochondria and chloroplast is named as phosphorylation। इसको क्या बोलते हैं,
और एनर्जी कहाँ कहाँ बनता है ये भी याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन में आ गया कि अगर अब तो दिमाग में आएगा आपके, क्लोरोप्लास्ट तो नहीं आएगा, इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को ज़्यादा दिमाग में रखना है कि क्लोरोप्लास्ट भी होता है। एटीपी सिंथेसाइज कौन सेल में होता है, कौन से दो, तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब आते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन, द सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। और फोटो लग गया तो लाइट होगा, मैंने अर्लियर बता चुका है आपको। और व्हेन द टू फोटो सिस्टम वर्क फर्स्ट टू एंड द PS1 इज कॉलेज नॉन साइक्लिक। और इसको सीक्वेंस को फर्स्ट इससे वाटर स्प्लिटिंग होता है लाइट एक्टिवेशन से, और फिर इसमें इलेक्ट्रॉन चेन के थ्रू PS1 में जाता है, और फिर वह एटीपी एनर्जी बनता है। और ये अगर ये पूछा जाए कि एटीपी किस साइड होता है, तो जैसे ल्यूमेन साइड होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है, तो जिससे प्रोटॉन बाहर निकलेगा उसी को एटीपी एनर्जी, उससे करेंसी बनेगा उसी फ्लो से एनर्जी के। तो अगर पूछेगा कि NADPH कहाँ बनता है, तो आउटर साइड बोलेंगे, स्ट्रोमा साइड, आउटर साइड, स्ट्रोमा साइड या आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। NADPH2 बोलेगा तो जब भी, ओके। और एटीपी पूछेगा तो जैसे हमें पता है कि ये डबल मेम्ब्रेन होता है क्लोरोप्लास्ट, तो ये हमारा हो गया ल्यूमेन, और ये हो गया मैट्रिक्स साइड, और ये होगा थाइलोकाइड। ये जो है मैट्रिक्स है, स्ट्रोमा साइड। तो ये ल्यूमेन में प्रोटॉन बना, इसमें एनर्जी गया तो एटीपी बन गया, ओके। और ये NADPH कहाँ बनता है, NADPH तो बनेगा स्ट्रोमा साइड। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। अब देखते हैं when only PS1 is functional, the electron chain is activated within the photosystem and the photophorylation occurs due to the cyclic flow of electron. A possible location where the could be happening is the stromal lamella। तो मैंने पहले ही बताया आपको, साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक होगा फॉस्फोराइलेशन, तो इसका लोकेशन होगा स्ट्रोमा lamella। पूछेगा तो सिंपल आंसर है। while the membrane or lamellae of the grana has both 2 and 1, the stroma lamellae membrane lack PS2 और इसकी और लैक करता है, एज वेल एज NADPH2 डायरेक्ट एंजाइम। तो क्या दो चीज़ लैक करता है स्ट्रोमा lamellae, तो ये किस में आया हुआ है 44। The excited electron not pass on to NADPH but is cyclic back to PS1 through complex through the electron transport chain. The cyclic flow hence result only in the synthesis of ATP and not in। ये भी 2010 में आया हुआ क्वेश्चन।